टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता है। पर होता यह है कि जिस समय हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कुछ ऐसी क्लासिक मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से जिस समय हमारी फैमिली को किसी भी टर्म इंश्योरेंस क्लेम की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें वो क्लेम नहीं मिलता। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी हो या ना हो। हम 5 ऐसी क्लासिक मिस्टेक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और ये हमें डेटा कैसे मिला? पुराने समय में पिछले 1 साल में आप जाके देखिएगा, मेजॉरिटी जो पॉलिसीज रिजेक्ट हुई है उनमें से आज डिस्कस करे हुए 5 कारणों में से एक कारण आपको मिलने वाला है। सीधे चलते हैं मुद्दे के ऊपर और शुरू करते हैं। मिस्टेक्स में जाने से पहले बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है और हमें कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस, जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा इंश्योरेंस जो पर्टिकुलर टर्म ऑफ ईयर्स के लिए रहेगा, उसे कहते हैं हम टर्म इंश्योरेंस। और ये हमें उस समय हेल्प करता है जिस समय कोई एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए कि हम इस दुनिया में ना रहे और हमारी फैमिली को पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो टर्म इंश्योरेंस आपको हेल्प कर जाता है। कितना होना चाहिए? जितनी भी आपकी एनुअल सैलरी है मल्टीप्लाई इट बाय 10, इतना तो मिनिमम आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड अगर आपकी फैमिली की जो इनकम है या आपकी जो इनकम है वो सपोर्ट करती है तो मल्टीप्लाई इट बाय 20, इतना आपका टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि जिस समय हम टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं हमने देखा ही नहीं कि उस पर्टिकुलर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो क्या है। हमने बस ये देखा कि कौन सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस दे रहा है, उसका टर्म इंश्योरेंस ले लिया। अब समझते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है। सपोज करते हैं आपकी कंपनी के पास साल में 100 क्लेम आए, उसमें से कितने क्लेम उन्होंने पास कर दिए, ये होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सपोज करते हैं उन्होंने 100 में से 90 क्लेम पास कर दिए तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया 90% का। 95 पास कर दिए तो 95% का। जितना आपकी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना आपको सपोर्ट मिलता है कि आपकी कंपनी अननेसेसरी कोई बहाना बना के अपने पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का अमाउंट हमारी कंपनी का एटलीस्ट 95% से ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। साथ ही एक पॉइंट आता है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो। कुछ ऐसी कंपनी भी होती है जो क्लेम तो पास कर देती है काफी सारे, पर जो बड़े बड़े क्लेम होती है उन्हें रिजेक्ट कर देती है। तो इसमें आपको हेल्प करेगा क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो। ये क्या कहता है, सपोज आपकी कंपनी के पास साल में 100 करोड़ का क्लेम आया तो उसमें से कितना परसेंट ऑफ द अमाउंट में क्लेम उस कंपनी ने पास कर दिया, वो हमें बताता है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो। अगर आपकी कंपनी ने 95 करोड़ का क्लेम पास कर दिया 100 करोड़ में से, तो आपका क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो हो गया 95%। आपको हमेशा इंश्योर करना है कि जिस भी कंपनी का आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर हो। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो 95% नहीं तो एटलीस्ट 90% के ऊपर होना तो ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है, वरना हो सकता है कि आप सस्ता प्लेन आज लेके अपने थोड़े से पैसे बचा ले, पर जिस पर्पस के लिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है जब वो सिचुएशन आए आपकी फैमिली को कोई हेल्प हो ही नहीं पाए। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट भी हमारे एक रेशियो के रिलेटेड पॉइंट आता है, रिजेक्शन रेशियो एंड रिजेक्शन अमाउंट रेशियो को चेक करना। देखिए, हो सकता है आपकी कंपनी के पास साल में 100 क्लेम आए, उसमें से उन्होंने 3% क्लेम को अपफ्रंट रिजेक्ट कर दिया या फिर उनको तो डिसाइड कर लिया कि भाई इन 3% क्लेम को तो हम पास नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी का रिजेक्शन रेशियो हो जाता है 3% का। देखिए, एक और चीज को समझिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं आपके पास 100 क्लेम आए, उसमें से 95 क्लेम तो आपने पास कर दिए, 3% क्लेम आपने अपफ्रंट रिजेक्ट कर दिए। हो सकता है 2% क्लेम ऐसे भी हो जो ना तो रिजेक्ट हुए ना अप्रूव हुए, वो बीच में कहीं अटके हुए हैं। इसलिए हमें रिजेक्शन का रेशियो चेक करना जरूरी है कि भाई कितने क्लेम है एक्चुअली जो रिजेक्ट ही हो चुके हैं। जो अपफ्रंट रिजेक्ट हो गए मतलब कोई ना कोई कारण बना के उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्हीं कारण को हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में और उन्हीं कारण को हम इंश्योर करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट वो गलतियां हम ना करें। रिजेक्शन रेशियो की जैसे हमें ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो। सपोज करते हैं 100 करोड़ के क्लेम आए जिसमें से 3 करोड़ के क्लेम अपफ्रंटली रिजेक्ट हो गए, तो हमारे रिजेक्शन अमाउंट रेशियो हो गया है 3% का। हमें इंश्योर करना है कि हमारी कंपनी का रिजेक्शन रेशियो 3% से कम का हो एंड रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो 4 नहीं तो 5% से हमेशा कम होना चाहिए। यूजुअली मैं तो यह कहता हूं कि अगर आपकी कंपनी का रिजेक्शन रेशियो 2% से कम है उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आपको एक ऐसी कंपनी मिलती है जिसका रिजेक्शन रेशियो और रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो दोनों 3% से कम है, हमें उस कंपनी की तरफ जाना चाहिए। यह हो गए हैं पहले 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है मिस इंफॉर्मेशन देना। कई बार क्या होता है, हम ड्रिंक करते हैं पर हमें लगता है कि हम तो महीने में 1 बार ड्रिंक करते हैं, 2 बार ड्रिंक करते हैं, 3 बार ड्रिंक करते हैं, हम डिस्क्लोज ना करें।
या फिर हम स्मोक करते हैं पर हम दिन में 1 या 2 सिगरेट स्मोक करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हम कंपनी को बताते नहीं है, या फिर हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, जो भी सच है आप पहले ही बता दीजिए। मेजॉरिटी क्लेम इसी पॉइंट के चक्कर में अटकते हैं कि हमने कोई इंफॉर्मेशन छुपा के रखी, और जिस समय क्लेम पास करने का समय होता है ना, आपकी कंपनी पुराने आपके सारे रिकॉर्ड्स, हर एक हॉस्पिटल में जाके रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश करती है कि भैया हम इसको क्लेम तो दे रहे हैं पर कहीं हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि इसे एक XYZ डिजीज थी जिसके बारे में इसने हमसे छुपाया, तो हम उसको पकड़ लेंगे। कई बार क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनके पास शुगर के पेशेंट होते हैं उनका प्रीमियम यूजुअली ज्यादा हो जाता है, तो शुगर के पेशेंट शुगर को अपने छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर डायबिटीज को छुपाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना है। ब्लड प्रेशर को छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना है। हो सकता है आपके सच बोलने के चक्कर पे आपका प्रीमियम 10% 15% बढ़ जाए, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके। बल्कि अगर आपको टेंशन है और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको सारे के सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली अपनी कंपनी को डिस्क्लोज कर देने हैं। और डिस्क्लोज करने में सपोज करते हैं आप एक ऐसी पार्टी से काम कर रहे हैं जिसमें आपको कंफर्मेशन नहीं है, तो आप ऑनलाइन मेल पे जाके हर कुछ पहले डिस्क्लोज कर दीजिए ताकि आपके पास रिटर्न प्रूफ हो कि आपने सब डिस्क्लोज कर दिया था। फिर कंपनी या कंपनी का एजेंट क्या बोलता है वो उसका आउटलुक होता है, पर आपने अपनी तरफ से एक भी मिस इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन में आपको खुद को डाउट है, मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। 1 महीने बाद ले लीजिएगा टर्म इंश्योरेंस, पर किसी भी गलत इंफॉर्मेशन के साथ टर्म इंश्योरेंस लेना सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक हो जाती है। अब इससे पहले हम लास्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाए, अगर अभी तक आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो डिस्क्रिप्शन का सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा पॉलिसी बाजार का। पॉलिसी बाजार पे आप 20 से ऊपर इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर कर सकते हैं। 24/7 क्लेम असिस्टेंट मिल जाता है आपको पॉलिसी बाजार पे, और आपको कोई भी इंश्योरर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन होने की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। कवरेज आपको 80 ईयर्स तक का मिल जाता है जब आप पॉलिसी बाजार से कोई भी प्लान लेते हैं तो। 59 से ऊपर क्रिटिकल इलनेस भी पॉलिसी बाजार पे कवर हो जाती है प्लान्स के थ्रू, तो आप जाके अपने अकॉर्डिंग प्लान को चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक आपको मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस लेने पे ऑब्वियसली हमें ATC का डिडक्शन तो मिलता ही है, प्लस पॉलिसी बाजार अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके घर पे भी भेज देगा अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन में, डॉक्यूमेंटेशन में, क्लेम में या किसी भी अदर प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है, तो ये काम आपका आराम से हो जाएगा। राइडर्स ऑब्वियसली अवेलेबल है, वैसे हमारा 4th पॉइंट राइडर के ऊपर ही है तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे सही, पर हां जब आप पॉलिसी बाजार से कोई सा भी प्लान लेते हैं तो आपको काफी सारे राइडर, चाहे वो एक्स्ट्रा कवरेज हो, एक्सीडेंटल कवरेज हो, आपको मिल जाता है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे 4th पॉइंट के ऊपर। पॉइंट यह है कि आपको अपने इंश्योरेंस का जितने भी राइडर लगाने हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस हो या फिर वो इनकम सपोर्ट के रिलेटेड राइडर हो, हमेशा आपको अपने सारे के सारे राइडर लगाने होते हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ। देखिए 2 इंश्योरेंस होते हैं जो आपको लेना होता है, पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, पर टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आपने एक अच्छी एज में यानी कि 25, 30 से पहले पहले ले लिया तो आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी कम होता है, और जो भी आपका प्रीमियम होता है वो हमेशा स्टेबल और फिक्स हो जाता है। इसीलिए जितने भी आपको राइडर्स लगाने हैं, मेक श्योर करना चाहिए कि कम से कम राइडर हम लगाए हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और मैक्सिमम राइडर हम लगा दे टर्म इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारे लिए रहेगा फिक्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, हम राइडर्स नहीं लगाते, सोचते अभी राइडर की जरूरत नहीं, बाद में लगा लेंगे, बाद में उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। तो जो भी राइडर्स लगाने हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ आपको लगा लेने चाहिए। अब चलते हैं हम हमारे फाइनल और 5th पॉइंट के ऊपर। यह है कि हमने अमाउंट या फिर एज गलत सेलेक्ट कर ली। देखिए इस चीज के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अमाउंट कितना होना चाहिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जितनी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 10x अमाउंट तो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड होता ही है। अभी 10x का फिगर कैसे आया, देखिए टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को उस समय सपोर्ट करेगा जिस समय आप इस दुनिया में नहीं हैं। एटलीस्ट आप चाहेंगे कि जितना आप साल में कमाते हैं उसका 10 गुना आपकी फैमिली को मिल जाए, ताकि जो आपके इंपॉर्टेंट गोल्स होंगे, चाहे वो मैरिज के रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे वो रिटायरमेंट के रिलेटेड हो, आपकी फैमिली के वो पूरे हो सके। इसलिए आपको हमेशा इंश्योर करना है कि मिनिमम 10x तो होना ही चाहिए। और हम 20x की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, प्लस हो सकता है आपके कुछ बड़े गोल्स हो और आपकी सैलरी हो सकता है लेटर हाफ में बहुत तेजी से बढ़ती। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम 20x की बात करते हैं। पर अगर आपकी इनकम अलाउ नहीं कर रही है 20x का तो 10x से स्टार्ट कर सकते हैं, पर 20x हमारे एक आइडियल फिगर हो जाता है यूजुअली मेजॉरिटी लोगों के लिए। साथ साथ एक पॉइंट आता है कि हमने एज कब तक का हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको टर्म इंश्योरेंस लेना होता है जब तक आप वर्किंग है, मतलब 65 ईयर्स तक, मैक्सिमम 70 ईयर्स तक अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपका काम हो जाता है।
क्या आप 80 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, पर टर्म इंश्योरेंस का एक्चुअल पर्पस होता है कि जिस समय आप इस दुनिया में ना हो और आपकी फैमिली को आपके होने ना होने से फाइनेंशियल इंपैक्ट आ रहा है। सपोज करते हैं एनी विच वेज आप 60 की एज में या 65 या 70 की एज में रिटायर होने ही वाले थे, तो उसकी बाद आपकी फैमिली इमोशनली आपसे अटैच रहेगी पर फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। इसलिए यूजुअली मैं कहता हूं कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो 65 या 70 ईयर्स तक काम ले सकते हैं, पर बाकी चॉइस हो जाती है आपकी। मैंने अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रख दिया है। आपका क्या ओपिनियन है इस कंप्लीट वीडियो के बारे में? क्या ऐसे एडिशनल फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।